बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज़ मैत्री और मैं हूँ आपकी साइंस टीचर। आप सभी कैसे हैं? और मुझे लगता है कि आपको सारे वीडियोस अच्छे से समझ आ रहे हैं। आप सभी वीडियोस को एकदम एंड तक डिटेल में देख सकते हैं ताकि आपकी हेल्प हो पाए। ओके, विद दैट नोट लेट अस प्रोसीड अहेड विद टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 5 ऑफ ग्रेड 8, ओके, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। राइट, इस चैप्टर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है हमें पता चलेगा। ऐसी कौन सी स्पीशीज़ है जो पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करती है और उसे हम क्या कहते हैं। ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करती और इनके डिटेल्स हमें कहाँ मिल सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू। सो चैप्टर ओवरव्यू में हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंटली हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन क्या है और इसके क्या मेन कॉजेज हैं। राइट, इसके बाद फिर हम बात करेंगे अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसकी वजह से हम क्या ऐसी चीज़ों को फेस कर सकते हैं जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। राइट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लोरा फौना के बारे में बात करेंगे। फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हैं, नेशनल पार्क्स क्या हैं। देन वी विल टॉक अबाउट रेड डाटा बुक, है ना, रेड डाटा बुक क्या होती है। फिर व्हाट इज़ माइग्रेशन, देन how are we going to reuse or recycle papers, and then we will talk about reforestation. So ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है। सो लेट अस प्रोसीड अहेड टूवर्ड्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे आसपास की चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है ना, प्लांट्स एनिमल्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि हमें लैंड एरिया चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एरिया चाहिए, राइट, ताकि हम वहाँ घर बना सकें। एज यू नो पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट। सो पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, सो डिमांड फॉर द जॉब्स इंक्रीजिंग, डिमांड फॉर द लैंड एरिया फॉर एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, है ना, क्योंकि जितना लोग होंगे उतना खाना पीना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। राइट, खाना प्रोड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्रीकल्चर लैंड हमें कैसे मिलेगा? बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट। इसके अलावा एरिया टू सर्वाइव, हमें रहने के लिए घर भी तो चाहिए, तो उसके लिए वी आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को अननोइंगली ख़त्म करते जा रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि फॉरेस्ट भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल इसलिए क्योंकि ये फॉरेस्ट सालों में खुद को इतना घना कर पाए हैं, इतने सारे प्लांट्स आपको, इतने सारे ट्रीज आपको जो फॉरेस्ट में दिखते हैं, उन्हें ग्रो करने में, उन्हें एक्सपैंड करने में सालों लगे हैं। और ये सालों में हुआ है ये काम, राइट। सो इतने सालों में ये जो काम हो पाया है, इसको आप दोबारा करेंगे तो कितने टाइम लगेंगे, इसलिए ये एक तरह के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सो डिफॉरेस्टेशन इज व्हाट, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट नोइंगली अननोइंगली। एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन? सबसे पहले वी रिक्वायर लैंड फॉर द कल्टिवेशन। देन हमें क्यों चाहिए लैंड एरिया? फॉर बिल्डिंग द हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, क्योंकि लोग जब जहाँ रहेंगे, इसके अलावा काम क्या करेंगे, उसके लिए फर्नीचर्स बनाने के लिए एज अ फ्यूल आप वुड को यूज़ करते हो, राइट। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट जैसे जो कंडीशंस होते हैं, ये नेचुरल कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के। सो डिफॉरेस्टेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ कंसर्न नाउ डेज। क्यों? क्योंकि इसके सर्कमस्टांसेस होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन होता है, आपको पता है ना, प्लांट्स आर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स आर एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि क्या करती है, आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक कवरिंग बना लेती है, राइट। एज सून एज द सन रेज आर गेटिंग इनसाइड योर एटमॉस्फेयर, अगर आपको लाइट
पता है चैप्टर 7th में हमने डिस्कस किया है कि रे ऑफ लाइट विल फॉल ऑन अ सरफेस एंड दे विल बी रिफ्लेक्टिंग बैक. सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक, यू आर कॉलिंग दिस प्रोसेस रिफ्लेक्शन. वो रिटर्न हो रहे हैं अपने मीडियम में. लेकिन जब सनलाइट आ जाती है, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने एक लेयर बना रखी है, तो ये जो सनलाइट है ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप है ना. इट्स नॉट गेटिंग आउट ऑफ योर एटमॉस्फेयर, इट इज ट्रैप्ड विद इन. और इस वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है. ठीक है, टेम्परेचर राइजिंग अल्टीमेटली लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है. सी लेवल राइज होने की वजह से और क्या हो रहा है, जो आपके कोस्टल एरियाज के छोटे छोटे गांव हैं, कई सारे गांव ऐसे हैं जो अब डूब चुके हैं. दे आर नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, राइट. अब सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट साइकिल जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, राइट. सो डिफॉरेस्टेशन कितना खतरनाक है, राइट. इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ ही रहा है, इसके अलावा पोल्यूशन लेवल भी बढ़ता जा रहा है. प्लांट्स जो रहते हैं नेचुरल क्लीनर है. कार्बन डाइऑक्साइड विल एड ऑन, इट विल लीड्स टू अल्टीमेटली acid rain. Acid rain is ultimately leading to soil erosion. Soil erosion की वजह से जो माइक्रोब्स हैं, जो डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना. किस तरह से साइकिल चल रही है, राइट. कितना खतरनाक है डिफॉरेस्टेशन. आगे चलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, तो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से या तो बहुत ही कम रेनफॉल होगी या तो बहुत अल्टीमेट रेनफॉल होगी. आप सुनते होंगे आजकल, है ना, कहीं पे बहुत बाढ़ आ रही है. आपकी कंट्री में ही किसी पर्टिकुलर स्टेट में तो बाढ़ आ जाती है, और किसी पर्टिकुलर स्टेट में पानी इतना कम गिरता है कि वहाँ सूखे की यानी ड्रॉट जैसी सिचुएशन है. सो ये सब क्यों हो रहा है, इट्स हैपनिंग ग्लोबली. क्योंकि आप जिस कंट्री में रहते हो आप ज़्यादा अवेयर उसके बारे में हो, तो आपको आपके आसपास के स्टेट्स के बारे में पता रहता है. लेकिन ये ग्लोबली है. आप कई जगह पे अर्थक्वेक, सुनामी जैसे टर्म सुन रहे हैं, पर इनका कोर रीज़न हमारे द्वारा किया हुआ डिस्ट्रक्शन है, जो हम नेचर को कर रहे हैं, राइट. डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव थिंग दैट ह्यूमंस आर डूइंग टू फुलफिल देयर ओन पर्पसेस, राइट. नाउ डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेटिक चेंज तो हो ही रहा है. इसके अलावा आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर होल्डिंग द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. ये सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ होल्ड करके रखते हैं. दे आर जॉइनिंग देम, होल्डिंग देम टुगेदर, राइट. अब ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं ये अगर लूजन हो जाते हैं, यानी कि आप अगर प्लांट्स को कट करते हैं तो ये लूज हो जाएंगे, तो विद द एयर और थ्रू द वाटर दे विल बी वॉशिंग ऑफ. ओके, ये सरफेस से वॉश ऑफ हो जाएंगे, और अल्टीमेटली व्हेन द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड इट इज लीडिंग टू सॉइल एरोजन. टॉप सॉइल रिमूव होता है, ह्यूमस जो है वो डिस्ट्रक्ट होता है, अल्टीमेटली लीडिंग टू सॉइल एरोजन, राइट. डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है ना. तो आपने देखा होगा कि पानी, बहुत तेज बारिश हुई लेकिन थोड़े टाइम बाद पानी तो सरफेस पे है नहीं, वो पानी कहाँ गया, इट इज पर्कुलेटिंग विद इन द लाइक सॉइल एंड देन अल्टीमेटली रीजेनरेटिंग द वाटर रिजर्वायर, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर, राइट. लेकिन अगर सॉइल जो रहेंगे उसके पार्टिकल लूजन रहेंगे तो पानी बह जाएगा इंस्टेड ऑफ पर्कुलेटिंग. सो सॉइल एरोजन हो रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, सॉइल का टेक्सचर चेंज हो रहा है, ड्रॉट और फ्लड जैसी कंडीशन आ रही है ना. तो ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, राइट. सो हाउ कैन वी प्रिवेंट ऑल ऑफ दिस. अगर हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी कि हम फ्लोरा और फौना दोनों डिस्टर्ब कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें कंजर्व करना है. तो इस पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोटेक्टेड एरियाज, डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ आर दे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोटेक्शन, राइट. And also we will learn more of animals and plants in this chapter. तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सो आपको पता है
हमारा पूरा जो अर्थ है, इट इज़ वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी. What is biodiversity? It's the variety of plants and animals, including microorganisms, that are available on your planet. That is the biodiversity. And in the biosphere, you include all of it, all the life, all the living part. So biosphere is that part of Earth which a living organism exists and which supports life. Okay. Now biological diversity, biodiversity क्या होता है? इसमें हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म की. बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बता दिया, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्लोरा फौना प्रेजेंट ऑन दी अर्थ. नाउ दिस बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेचुरल पार्क्स, or you can say national parks, they are the area where we are protecting the plants and animals. Okay, ये वो particular area है जहाँ पे hunting, poaching of animals prevented है. बहुत से कम ऐसे रीजन है या प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है ना. जैसे नेशनल पार्क्स, जैसे मेरे स्टेट में वन विहार इज़ अ नेशनल पार्क. वहाँ पे लोग जाते हैं. आपने भी जंगल सफारी का नाम तो सुना होगा. वो तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ ह्यूमन मूवमेंट्स बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होता है. वहाँ सिर्फ वहाँ के लोग रहते हैं जो उस एरिया में गार्डिंग का काम कर रहे हैं, है ना. दे आर प्रोवाइडिंग फूड टू द एनिमल्स और दे आर एनीवेयर हेल्पिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके, ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट सपोर्टेड ओवर देयर. सो प्रोटेक्टेड एरियाज में इस चैप्टर में हम बात करेंगे अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिनमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स सभी को कंजर्व करके रखते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत ही एक्सपैंडेड एरिया होता है जो कि इंक्लूड करता है कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को भी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो रहते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. वहाँ पे हैबिटेट्स का डिस्टर्बेंस करना बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है. और नेशनल पार्क्स तो वो एरिया हैं जहाँ वाइल्ड एनिमल्स तो रहते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज में, लेकिन यहाँ कुछ सर्टन रेंज में ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी अलाउड होती, राइट. सो इन सभी के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा. इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट द सेम इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र एजुकेशन. Do like, share and subscribe to the channel.